नमस्कार। एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। एनसीईआरटी के सेक्शन में हम हिस्ट्री की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज चर्चा का विषय है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है और भारत में नगरीकरण या शहरीकरण कब आरंभ हुआ? तो आइए इसके बारे में हम इस चर्चा में जानते हैं। संक्षेप में अगर हम कहें तो सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ये भारत का पहला शहरीकरण या पहला नगरीकरण माना जाता है। इस सभ्यता में निश्चित एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से नगरों का निर्माण किया गया, जिनमें उन्नत जल निकासी प्रबंध था और नगरों में दो प्रकार के मकान बने हुए थे, जो कि उच्च वर्ग के लिए पश्चिम की तरफ और सामान्य वर्ग के लिए पूरब की तरफ दिखाई देते हैं। इसमें कृषि और व्यापार उन्नत थे। आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार की सुविधा देखने को मिलती है हमें खुदाई में। जीवन और इनको रुचिकर बनाने के लिए हमें अनेक प्रकार की मोहरें, मूर्तियां, पत्थरों पर चित्रकारी, बर्तनों पर चित्रकारी इत्यादि हमें प्राप्त होती हैं और फिर एक निश्चित समय में देखने को मिलता है कि ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो इन्हीं सारे बिंदुओं पर हम इस सेक्शन में चर्चा करते हैं। महान इतिहासकार बीवी लाल जो थे, उन्होंने सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में बताया कि ये भारत की महान सभ्यता का एक ब्लूप्रिंट है और उन्होंने बताया कि इस सभ्यता के नगरों में जो खुदाई से प्राप्त हुए, वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि लोगों में सामंजस्य था, धनवान और निर्धनों के बीच में अंतर कम था। तो ये हमारी एक उन्नत परंपरा को बताने के लिए एक हमारे पास प्रमाण है। हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि भारत की सभ्यता कैसी थी और आज हम किस विरासत को जी रहे हैं। तो पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी समाज को, मानव समाज को सभ्यता कब कहते हैं या वो कौन से कारक हैं जो किसी समाज को एक विशिष्ट सभ्यता की पहचान दिलाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि मुख्य रूप से 6 या 7 कारक ऐसे होते हैं जो किसी समाज को सभ्यता बनाते हैं। तो पहला कारक होता है कि उस समाज ने अपने लिए एक निश्चित शासन और प्रशासन विकसित कर लिया हो, जिससे कि वो अपने समाज का प्रबंधन कर सकता हो। दूसरा बिंदु होता है इसमें कि समाज ने अपने लिए एक निश्चित प्रकार की नगर योजना बना ली हो, जल का प्रबंधन करना सीख लिया हो और जल निकासी की एक व्यवस्था विकसित कर ली हो। तीसरा है कि अपने कच्चे माल के प्रबंधन और उससे तैयार माल के उत्पादन के लिए उसने विविध प्रकार की शिल्प या कलाएं विकसित कर ली हो। चौथा बिंदु आता है इसमें कि वस्तुओं के आंतरिक और बाहरी आदान प्रदान के लिए एक व्यापारिक तरीका तैयार कर लिया हो। पांचवा तरीका आता है कि अपनी बातचीत को, अपने संवादों को, अपने अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए कोई लेखन प्रणाली विकसित कर ली हो। छठा तरीका आता है कि सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से कला, स्थापत्य कला, चित्रकारी इत्यादि का एक उन्नत तरीका विकसित कर लिया हो। और आखिरी तरीका आता है, आखिरी जो बात आती है एक समाज के सभ्यता बनने में, वो है कृषि में उत्पादकता। यानी कृषि का एक ऐसा स्तर विकसित कर लिया हो जिससे वो न सिर्फ अपना बल्कि आसपास के शहरों को भी भोजन उपलब्ध करा सकता हो। तो जिस मानव समाज में ये लक्षण मौजूद होते हैं, ये गुण मौजूद होते हैं, उस मानव समाज को हम सभ्यता का दर्जा देते हैं। तो सामान्य तौर पर आज तो सभी मानव समाजों में हमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इतिहास में पीछे लौटते हैं तो इनके दर्शन दुर्लभ होते हैं। और सिंधु सरस्वती जो सभ्यता थी हमारी, उसमें ये सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसलिए इसे एक निश्चित
और एक विशिष्ट सभ्यता का दर्जा दिया गया है। अब विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें अगर हम तुलना करते हैं तो सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि वर्तमान में इराक और सीरिया वाले क्षेत्र में लगभग 4000 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। दूसरी आती है मिस्र की सभ्यता, जो लगभग 3500 साल पहले वर्तमान में जो मिस्र है, इजिप्ट है, उत्तरी अफ्रीका में, वहां पर विकसित हुई थी। और तीसरी इनके साथ की सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, वो लगभग 2600 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में विकसित हुई। ये वाला क्षेत्र जो मैं मैप पर दिखा रहा हूँ, इस वाले क्षेत्र में ये विकसित हुई। तो ये लगभग 2600 ईसा पूर्व में विकसित हुई और 1900 ईसा पूर्व के बाद इसके प्रमाण मिलने बंद हो गए। हालांकि ये सभ्यता पश्चिमोत्तर भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र में विकसित हुई, लेकिन आरंभिक दौर में इसका जो मतलब खनन हुआ, इसकी जो खोज हुई, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा है, वर्तमान में जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है वहां पर स्थित है ये, और ये मोहनजोदड़ो है जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इन दोनों नगरों की खुदाई सन 1921-22 में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के नेतृत्व में, हड़प्पा में दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में, और मोहनजोदड़ो में 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इनकी खुदाई की गई। और इन खुदाई के परिणाम स्वरूप जो हमें इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले हैं। इसके बाद धीरे धीरे अन्य स्थानों की भी खुदाई हुई और आज ये क्षेत्र लगभग 12 लाख 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो वर्तमान में पाकिस्तान और भारत में मिला करके है। यानी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, और भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक, और नीचे कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में भी मिले हैं। तो इस प्रकार ये एक बड़े क्षेत्र पर फैली हुई सभ्यता थी। और जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि सभ्यता कहने के लिए इसके अंदर जिन गुणों की आवश्यकता थी वो सारे गुण इन लोगों ने, यहाँ पर रहने वाले लोगों ने अपने अंदर विकसित कर लिए थे, वो विशिष्ट गुण। इसीलिए हम इसको एक अलग सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। अब इस सभ्यता की अगर विशेषताओं को हम देखें तो महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है नियोजित नगर का निर्माण। यानी हड़प्पा और बाकी जो मोहनजोदड़ो, बाकी जो स्थल हैं, उनमें एक निश्चित प्रकार से नगरों का निर्माण हुआ है, जिनमें पक्की चौड़ी सड़कें हैं, गलियां हैं, ये सब एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, पक्के मकान हैं जिनमें हवादार मतलब वेंटिलेशन है हवा के लिए, इनके मुख्य दरवाजे पीछे की तरफ खुलते हैं, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते। इन नगरों में दो स्तरीय संरचनाएं हैं, एक तरफ पश्चिम की तरफ कुछ बड़े मकान हैं, संभवतः जो अभिजात वर्ग के लिए हैं, अधिकारियों के लिए या पुजारियों के लिए या उच्च मतलब जो शासक वर्ग था उनके रहने के लिए हैं, और दूसरी तरफ पूर्व की तरफ सामान्य जनों के लिए मकान है, लेकिन गुणवत्ता एक जैसी है। और जो घर और भवनों में जो पक्की ईंटों का प्रयोग है उनमें मानकीकरण है, स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी कि एक निश्चित आकार की पक्की ईंटों का प्रयोग है जो पहली बार देखने को मिलता है। और नगरों की किलेबंदी की गई है सुरक्षा के लिए, ऐसा इनमें देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिलता है जो 12 बाई 7 मीटर का है, जो पक्की ईंटों का बना हुआ है, और इसके चारों तरफ स्नान कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए हैं, और इनमें जो मतलब जल प्रबंधन के लिए, जल की निकासी के लिए नाली है, और एक कमरे में पक्का कुआं बना हुआ है, संभवतः उससे इसमें ताजा पानी भरा जाता होगा। और जल रोधक ईंटों का प्रयोग किया गया जिस पर बिटुमेन या डामर लगी हुई है। तो ये उन्नत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। अब इसका प्रयोग किस कार्य के लिए होता होगा ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि या तो ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग होता होगा या फिर शाही स्नानागार के तौर पर प्रयोग होता होगा। हालांकि पहले इसके बारे में बोला गया था कि ये सार्वजनिक
स्नान सार्वजनिक अवसरों पर स्नान के लिए होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि लगभग सभी घरों में अलग से स्नानागार मौजूद हैं, सारे घरों में। अब इस सभ्यता की जो एक और महत्वपूर्ण विशेषता है वो है पक्की ढकी हुई नालियां, यानी जल निकासी का उत्तम प्रबंध और जलाशयों, कुओं इत्यादि का निर्माण। ये मतलब एक उन्नत प्रकार की प्रणाली है जो लगभग सभी नगरों में जो मतलब इस सभ्यता से संबंधित है और जहाँ भी खुदाई हुई है उनमें दिखाई देती है। तो उन्नत जल निकासी प्रबंध, कुशल जल प्रबंध और विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों का प्रयोग, ये इसकी विशेषताओं में शामिल है। अब दूसरी बात कि कृषि और भोजन के लिए इसमें हमें दिखाई देता है कि कृषि उन्नत प्रकार की मौजूद थी, क्योंकि जो फसलों के प्रमाण मिले हैं उनमें जौ, गेहूं, दलहन, बाजरा और कपास जैसी फसलों के प्रमाण हमें मिले हैं। उन्नत कृषि के लिए हल वगैरह उपकरण जो प्रयोग में आते हैं वो खुदाई से मिले हैं। और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके रासायनिक विश्लेषण से पता चला है कि इनमें दूध के उत्पादों, हल्दी, अदरक, केले जैसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग विविधता से किया जाता था। ऐसा प्रमाण वैज्ञानिक मतलब साक्ष्यों के आधार पर जुटाए गए। अब ये इस सभ्यता के जो लोग थे वो दूसरे अन्य सभ्यताओं के साथ संपर्क में थे, इसके प्रमाण भी मिले हैं। तो व्यापार का एक नेटवर्क था, संभवतः ये मेसोपोटामिया के साथ और सुमेरिया के साथ व्यापार करते थे, क्योंकि यहाँ की इस सभ्यता की जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया और सुमेरिया में प्राप्त हुई हैं। और मेसोपोटामिया में मिलने वाली एक कीमती मणि जिसे लार्जबंद मणि कहते हैं वो हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खुदाई में प्राप्त हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि इनके आपसी संबंध रहे होंगे। और इन संबंधों की पुष्टि के लिए गुजरात में लोथल नामक स्थान से एक बंदरगाह या गोदी के प्रमाण मिले हैं। तो उनसे भी ये पता चलता है कि इनका बाहरी दुनिया के साथ व्यापारिक संपर्क रहा होगा। अब ये किन चीज़ों का निर्यात और आयात करते होंगे इसके बहुत ज़्यादा प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन एक प्रकार की जो मतलब लाल रंग का कीमती पत्थर है जिसे कार्नेलियन पत्थर कहते हैं उसके बने हुए मोती दूसरी सभ्यताओं में मिले हैं, तो उनको ये दूसरी जगह पर भेजते होंगे। और संभवतः तांबे का आयात करते होंगे, क्योंकि तांबे के औजार तो बहुत मिले हैं लेकिन तांबा इस सभ्यता में कहाँ से मिलता था उसके ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इस प्रकार ये दूसरे मतलब जो सभ्यता के लोगों के साथ में इनका संपर्क रहता होगा। जैसा मैं अभी बता रहा था कि लोथल में एक विशाल मतलब जो बंदरगाह है उसके प्रमाण मिलते हैं जो 270 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा है। और संभवतः ये समुद्र व्यापार के काम आता होगा। समुद्री मतलब जो व्यापार है वो इसी के माध्यम से दूसरी सभ्यताओं के साथ होता होगा। अब इस सभ्यता में सैकड़ों की संख्या में स्टीयराइट की बनी हुई मोहरें प्राप्त हुई हैं और इन मोहरों पर विभिन्न पशुओं के चित्र हैं, जैसे कि एक सींग वाले पशु का, दो सींग वाले बैल, दो सींग वाले बाघ, इनका चित्रण मिलता है। इसके अलावा चित्रलिपि में इन मोहरों पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो हजारों की संख्या में ये मोहरें मिली हैं, संभवतः ये व्यापार में उपयोग की जाती होंगी और इन पर कलात्मक चित्रण किसी संदेश देने के लिए रहता होगा, लेकिन फिलहाल अभी इनको पढ़ा नहीं जा सका है, इस चित्रलिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अब इनके दैनिक जीवन में जो उपकरण कहें, बर्तन कहें, उनका उपयोग होता था वो सब खुदाई में मिले हैं। कांसे का एक दर्पण मिला है, एक मतलब जो नाप तौल के लिए छोटे छोटे धातु और पत्थर के मतलब बाट मिले हैं। कांसे की एक छेनी मिली है, एक शतरंज के चेकर बोर्ड जैसा एक बोर्ड मिला है जो कि मतलब खेल के लिए संभवतः प्रयोग किया जाता होगा। एक सीटी मिली है छोटी। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि इनका जो जीवन था वो सांस्कृतिक तौर पर भी शिल्प और मतलब समृद्ध कला से समृद्ध था, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जाता है। अब कला में भी इनकी आस्था थी। सबसे एक महत्वपूर्ण चीज जो लोथल से एक बर्तन मिला है उस पर एक प्यासे कोए का चित्रण है जो आज भी हम मतलब
कहानियों में, किस्सों में प्रयोग करते हैं कि एक कौवा प्यासा था, वो किसी बर्तन पे गया और वहां पर उसने कंकड़ पत्थर डाल करके पानी को ऊपर करके पानी पिया। तो उस तरह का चित्रण मिला है। तो इसकी एक समृद्ध कथा की परंपरा आज तक जो चली आ रही है, ये बहुत बड़ी लीगेसी है इस सभ्यता की। इसके अलावा एक पुरोहित का चित्र मिला है। संभवतः वो पुरोहित हो सकता है, राजा हो सकता है, उसकी एक छोटी मूर्ति मिली है। वो किसी देवता का भी प्रतिनिधित्व करती हो सकती है अथवा शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हुई हो सकती है। इसके बारे में अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से आध्यात्मिक तौर पर एक पशुपति की मतलब जो चित्रण मिलता है, वो मतलब संभवतः शिव का आदि स्वरूप रहा होगा, ऐसा माना जाता है। और उसके चारों तरफ कई प्रकार के पशुओं का चित्रण है। तो इस तरह का एक आध्यात्मिक प्रतीक मिला है। ये मतलब इस सभ्यता में मिलने वाली जो चीजें हैं, सब मैं जैसे बता रहा हूँ, ये सब खुदाई से प्राप्त हुई हैं, इसलिए ज्यादा विश्वसनीय प्रमाण के तौर पर प्रयोग की जाती है। ऐसे ही फिर मोहनजोदड़ो में कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है, जो बहुत ही रुचिकर है। इसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास अलग ही दिखाई देता है। और इसके हाथों में जो चूड़ियां हैं, वो आज भी गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में उसी रूप में महिलाओं द्वारा पहनी जाती हैं। तो ये लगभग 4000 वर्ष की हमारी एक सांस्कृतिक निरंतरता का एक अनूठा प्रमाण है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सिंधु सरस्वती सभ्यता अपनी एक महान विरासत को अभी भी संजोए हुए है। अब हम इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता के प्रमाण मिलने बंद क्यों हो गए। तो सबसे पहले तो ये माना जाता था कि संभवतः किसी बाह्य युद्ध आक्रमण के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई होगी, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। सामूहिक नरसंहार के कहीं से भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन वर्तमान जो मतलब इतिहासकार हैं और वर्तमान जो विद्वान हैं, वो इन दो कारणों पर ज़्यादा सहमत हैं। एक तो कि हो सकता है इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ, उसके कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। और दूसरा, सरस्वती नदी जो कि उन दिनों पानी का एक साधन हुआ करती थी, वो धीरे धीरे करके विलुप्त हो गई। तो जीवनदायिनी सरस्वती नदी के विलुप्त होने के कारण ये लोग नगरों से कहीं दूसरी जगह जाकर के ये लोग बस गए होंगे, और इस तरह से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। अब बात आती है कि बेशक ये सभ्यता नष्ट हो गई, लेकिन इसकी स्थायी विरासत आज भी इस क्षेत्र में मौजूद है, जो कि हमें अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। यानी कि एक तो जो इनके द्वारा जो भी चीजें खोजी गई थी, इनके द्वारा जो भी चीजें उपयोग में लाई गई थी, वो अभी भी एक परंपरा के तौर पर इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि जो जल प्रबंधन है, नगर नियोजन है, व्यापार और शिल्प की तकनीकें हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। नाप तोल और बाट जो जिस तरीके के अनुपात सिंधु सभ्यता में देखने को मिला, वो अनुपात आज भी देखने को मिलता है। और जो मतलब हमें इनसे ये भी पता चलता है कि पर्यावरण और जलवायु किसी भी सभ्यता के निर्वहन के लिए, किसी भी सभ्यता के बने रहने के लिए कितने आवश्यक होते हैं। अगर इनमें हम जरा भी छेड़छाड़ करेंगे तो सभ्यता को नष्ट होते देर नहीं लगती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता का अंत एक नई शुरुआत को बताता है, और सिंधु सरस्वती की एक स्थायी विरासत आज भी भारत में मौजूद है। तो इस तरह से सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में हम कह सकते हैं कि ये भारत की एक स्थायी विरासत है, जो भारत के लोगों ने आज भी संजो करके रखी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ इस एनसीईआरटी की चर्चा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।